अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 में एक छोटा सा चेंज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये है कि जब आप लोगों ने लास्ट चैप्टर जो मेरे साथ किया, जो एक ही डबल एंट्री की एक्सरसाइज मैंने कराई, क्योंकि टाइम जो है वो सबके पास कम है और हर कोई जल्दी जल्दी चीज़ें करना चाहता है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो है और फ्रैंकफर्ट में एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल की रिकॉर्डिंग को जो है वो डिस्कस किया गया। ठीक है। अच्छा, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो लाइबिलिटीज तो आपके पास कोई ऐसी खास नहीं थी, लेकिन जो एसेट्स थे उसमें आपने मोटर, वैन, फर्नीचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट, कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, इन सबको रिकॉर्ड किया जो शॉर्ट रिसीवेबल्स होते हैं। उस वक्त तो ये बात इतनी डेप्थ में डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन यह है कि इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आर फॉर यूज इन अ बिजनेस, दे आर नॉट फॉर रीसेल, एंड दे हैव अ लाइफ मोर देन 12 मंथ्स। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने इसका प्रोवाइड कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, ये ऑल द टाइम चेंजिंग वैल्यूज होती हैं, लिहाजा ये करंट एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इसी के अंदर एक और करंट एसेट आता है, वो कहलाता है स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। ठीक है, तीन वर्ड हैं इसके लिए। इसको तीन नामों से एग्जाम जो है में जो है पूछा जाता है, स्टॉक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स के नाम से। ठीक है। तो ये जो है इसकी, ये है तो करंट एसेट, एसेट ही है, यानी मेजर टर्म जो है इसकी वो एसेट है, लेकिन इसको एसेट की तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब इसको, इसका ट्रीटमेंट जो है डबल एंट्री में वो नॉर्मल एसेट्स की तरह नहीं है। अब क्या फर्क है इसके अंदर, क्या है वो, ये है कि क्योंकि इस और रीजन, डिफरेंस के रीजन क्या है वो भी समझ लें। बात ये है कि इन्वेंट्री जो है ना उसकी रेंज बहुत ह्यूज है। मतलब अगर आप अपने अलावा कोई भी चीज़ अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हर चीज़ एक एक कभी ना कभी एसेट फॉर्म में रही होगी, कभी ना कभी स्टॉक फॉर्म में रही होगी। चोरी हो जाती है, फायर डैमेज हो जाता है, एक्सपायर हो जाती है, पड़े पड़े उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। स्टॉक जो है उसको, स्टॉक को इसलिए वैल्यूएशन पे रखते हैं। स्टॉक जो है उससे आपने प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो स्टॉक को नॉर्मल ट्रीट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये भी लिख दिया है कि हर स्टॉक को अलग तरीके से डील करेंगे। गोल्ड का स्टॉक है तो वो अलग तरीके से ट्रीट होता है, केमिकल है तो एक्सपायर हो सकता है, मेडिसिन है तो एक्सपायर हो सकती है, टिम्बर है तो उसके अंदर जो है वो एक्सपायर भी हो सकती है, और जो है ना वो उसके अंदर उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि अगर कोई बहुत मतलब नायाब किस्म की टिम्बर है, लकड़ी है, तो फिर वो महंगी हो जाएगी। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट डिफरेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट डिफरेंट ये करना है कि हर चीज़ की तरह इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज है। ठीक है। अब इसके इंक्रीज के रीज़न क्या है, किस वजह से, कौन कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से ये इसकी वैल्यू जो है वो मतलब ये इंक्रीज हो सकता है इन्वेंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, परचेज करेंगे तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, और सेल करेंगे तो इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाएगी। तो ये ऊपर वाली जो बात मैंने यहाँ पे अभी लिखी हुई है, इसमें आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि इंक्रीज डिक्रीज के क्या मतलब है। ठीक है। परचेज किया, इन्वेंट्री बढ़ गई, सेल किया, इन्वेंट्री कम हो गई। सामान बेचा था, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया किसी भी वजह से, रिटर्न इनवर्स या सेल रिटर्न, तो भी इन्वेंट्री लेवल आपका वापस से बढ़ जाएगा। आपने सामान खरीदा और आपने किसी वजह से वापस कर दिया तो आपका इन्वेंट्री लेवल डाउन हो जाएगा। अब जो ये इंक्रीज होना है, डेफिनेटली अगर हम एसेट की बात करें, आपको पता है जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है। तो डेबिट आप स्टॉक, इन्वेंट्री या गुड्स का लफ्ज नहीं लिखेंगे, वर्ड नहीं लिखेंगे। स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि परचेजेस और सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे। इन दोनों में से जो भी सिनेरियो गिवन होगा उसको आपने डेबिट करना है। सिमिलरली, सेल्स और रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होंगे, क्योंकि स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, सिंपल ऐसा। यहाँ पे फर्दर मैंने एग्जांपल लिख दी है आपके सामने। ठीक है। मतलब अगर जो है आपने इन्वेंट्री, मतलब मैंने एग्जांपल और ज़्यादा इलेबरेट करके लिख दिया है यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मतलब आप इन्वेंट्री कैश और बैंक पे परचेज करें, कैश बेसिस पे। कल भी ये बात मैंने बताई थी कि ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो कैश और क्रेडिट होती हैं। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, ये जो आपके सामने लिखी हुई है। अगर दे आर पे, इफ वी आर पेइंग ट्रांजेक्शन इमिडिएटली तो वो कैश ट्रांजेक्शन है। अगर हम इन्वेंट्री परचेज करें तो वी नीड टू राइट डाउन परचेजेस डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट। अगर उधार पे है तो परचेजेस डेबिट होंगी, और जो कस्टमर का नाम, जो सप्लायर का नाम है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। अगर कस्टमर को हम सामान वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सप्लायर को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। अगर इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं तो कैश या बैंक, वटेवर, डेबिट हो जाएगा अगर पैसे हमारे पास इमिजिएटली आ रहे हैं।
और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। अगर हम उधार पे क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो कस्टमर नीड टू बी डेबिट एंड सेल्स अकाउंट नीड टू बी क्रेडिट। अगर कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है गुड्स तो कस्टमर नीड टू बी क्रेडिट एंड सेल रिटर्न नीड टू बी डेबिट, क्योंकि कस्टमर एसेट था, अब वो कम हो जाएगा, अब वो कम पैसे देगा और सेल्स आपकी रिवर्स हो रही है। ठीक है। अलग लिखने का जो रीजन है, अलग जो लिखने का रीजन है इसको, आ, जिस होल्ड ऑन गाइस। ओके, तो हमारी ये बात हो गई यहाँ पे हमारे पास कि ये तो रीजंस हो गए हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास रीजंस हो गए कि हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। एक और एक एक थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है दैट यू हैव परचेज मोटर वैन, या फर्स्ट करें कंप्यूटर इक्विपमेंट, 500 की वैल्यू में कंप्यूटर इक्विपमेंट आ जाता है। अगर आपके पास लिखा हुआ है यू हैव परचेज अ कंप्यूटर इक्विपमेंट, तो यू नीड टू राइट डाउन कंप्यूटर इक्विपमेंट एज अ नेम ऑफ अ नॉन करंट एसेट। ठीक है। कंप्यूटर इक्विपमेंट आप डेबिट करेंगे और बैंक या कैश वॉट एवर वो क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर नाम आया इन्वेंट्री गुड्स स्टॉक तो फिर देन यू नीड टू राइट डाउन परचेज डेबिट। ये इसकी लॉजिक है और यही आपने लॉजिक इस पे अप्लाई करनी है। ये छोटी सी बात है, अक्सर ये गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं इवन पेपर के अंदर भी कि इन्वेंट्री वापस लिख दिया वहां पे, या या नॉन करंट एसेट जब परचेज लिख लिख के थक जाते हैं तो कोई नॉन करंट एसेट आया तो उसमें भी परचेजेस लिख दिया। ठीक है। बस ये इसमें इतनी सी बात है और उसके बाद जो है मैं इसको एक सॉल्व करता हूँ आपके सामने, तो ये और ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये हो गया कि स्टार्टेड इन बिजनेस विथ 1600 कैश। ये बिल्कुल पिछले वाले से जो है ना वो लिंक करती हुई बात है, तो इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उन्होंने लिख दिया बॉट गुड्स फॉर कैश। ठीक है। तो बॉट गुड्स मीन्स दैट यू नीड टू राइट डाउन परचेजेस एंड नीड टू क्रेडिट कैश। अगली ट्रांजेक्शन भी परचेजेस की है लेकिन वो क्रेडिट पे है, सो वी नीड टू डेबिट परचेज अकाउंट and need to credit supplier's name because it's a liability and whenever liability increases it needs to be credit। ठीक है। तो ये हमारे पास ये अमाउंट यहाँ पे आ गई। ठीक है। उसके बाद आ गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा देखें, अब बुक ना आपको, जो बुक है वो आपको चीज सिखा रही है। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो कैपिटल की ट्रांजेक्शन हो गई क्योंकि उसमें ट्रबल होती है, वो भी हो गया। उसके बाद एग्जामिनर ने दो ट्रांजेक्शन दी, ये दोनों परचेजेस की है, एक कैश की एक क्रेडिट की। वो इसलिए ताकि आप एक ही दफा में सीख जाएं कि कैश की ट्रांजेक्शन है तो क्या करना है और क्रेडिट की तो क्या करना है। उसके बाद उन्होंने सेल्स दिया तो आप सेल्स को क्रेडिट करें इस थर्ड की ट्रांजेक्शन से। अगर आपकी परचेजेस डेबिट होंगी तो सेल्स आपकी डेफिनेटली ऑपोजिट है, तो वो क्रेडिट होगी, और कैश आपका डेबिट होगा क्योंकि कैश आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से फिर लगातार फिर हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर एफर्ट। ठीक है। अब एफर्ट से जब ले रहे थे उसको क्रेडिट कर रहे थे, अब जब उसको वापस कर रहे हैं तो एफर्ट को डेबिट करने की ज़रूरत है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। देखिए एग्जाम में आपको रिटर्न आउटवर्ड्स भी लिखने को आ सकता है, दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको बताती हैं। और बताने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप दोनों से थ्रू हों, क्योंकि जब आप पास पेपर कर रहे होते हैं तो ये वेरिएंट्स के अंदर और डिफरेंट ईयर्स के अंदर पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो कहीं पे आपको रिटर्न इनवर्ड मिलेगा, कहीं परचेज रिटर्न मिलेगा। तो यू मस्ट बी इक्विप्ड विद बोथ टर्म्स। ठीक है। उसके बाद है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डीक्स और सेम एज इट इज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। बिल्कुल ही वही वाला काम करेंगे। ठीक है। देन रिटर्न टू डीक्स ऑर्डर्स फौरन ही रिटर्न हो गया है। ठीक है। फौरन ही रिटर्न कर दिया हमने, तो ये हमारे पास एक थॉट आ गई, कंपैरेटिव आ गया कि हमें क्या करना है। फिर हमने सेल्स की,
ऊपर कैश सेल थी, अब हम कस्टमर को क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है वो हमें ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मिल रही हैं कि हम सप्लायर को पे ऑफ करें। हमारा सप्लायर था, उसको हम 480 पे ऑफ करें। अब जाहिर सी बात है, जब पे ऑफ करेंगे तो क्या होगा, अब पैसे हमारे पास से जाएंगे, कैश क्रेडिट होगा, तो दूसरी पार्टी हमारे पास जो है वो एफर्ड है, सप्लायर नेम है वो, डेफिनेटली फिर एक अगर डेबिट है तो दूसरी चीज जो है वो क्रेडिट होगी। अगर हमें पता है कि क्रेडिट कैश नहीं होना है, दैट मीन्स के डेबिट जो है वो किसी, जो भी नाम उसमें गिवन है वो होगा। और इस ट्रांजेक्शन को कंपेयर करें अगली वाली से, कि जब हम पैसे दे रहे हैं तो हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है, और कस्टमर जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब इस बात से आप बहुत सारी चीजें जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी कोई लॉजिक डेवलप कर लें। ये इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि इनसे आप अपनी लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि भाई मतलब कि अगर इसमें ऐसा हो रहा है तो दूसरी चीज में क्या हो रहा होगा, क्यों हो रहा है, तो वो आपकी रीजनिंग और तमाम थॉट जो है वो यहाँ पे एक जगह पे कंबाइन हो जाएगी। ठीक है। तो अब इसके बाद आई नीड टू जंप ऑन चैप्टर नंबर 4, वेयर वी नीड टू डील विद। अब ये जब आप चैप्टर नंबर 4 में आएंगे तो आपको थ्री की भी, चैप्टर नंबर 2 की भी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडेड होंगी, और थ्री की भी इंक्लूडेड होंगी, और फाइनली इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 की जो अपनी चीजें वो इंक्लूड होंगी, और यहाँ पे आपका डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं शुरू करता हूँ, लेट्स बिगिन।